ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, जो कि राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई है। लगातार 3700 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा होने वाली है। 5 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है। हालांकि अभी 1.5 साल का वक्त है लोकसभा चुनाव में, लेकिन तैयारी जो है वो अभी से शुरू हो गई है। विपक्ष जो है वो लगातार, जो कहा जाए कि अब 2024 की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है, और राहुल गांधी जो है उसमें से एक है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो इस यात्रा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा दीपक जी। देखिए, मनोज जी ने जिस तरह से आप पर सवाल उठाया कि विपक्ष हुआ के सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है, क्यों आप इस तरह से डराते हैं, एजेंसियां छोड़ देते हैं, ईडी छोड़ देते हैं, रेपिस्ट को भी छोड़ देते हैं। दीपक जी, मनोज जी कह रहे हैं ये संतोष जी मनोज जी को बताता हूँ, जो भी देश में या में उत्तर प्रदेश में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो राजनीतिक दल का हो, चाहे वो सामाजिक दल का हो, किसी भी चीज जुड़ा होगा। अगर वो दोषी होगा देश के साथ बात करेगा, अगर कहीं उसके साथ देश के पैसे से, कानून गलत पैसे से चोरी करती होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मनोज जी से भी पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से देश को 70 वर्षों तक लूटने का काम किया, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, आज उसको 8 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने कैसा बदलाव देश के अंदर ला करके खड़ा किया है। किस तरीके से देश की अखंडता और एकता को एक साथ एक फिल्म में पिरोने का काम किया गया है। किस तरीके से बड़ी बड़ी पूंजियों के साथ में आज देश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर, कैसे लगातार युवाओं के रोजगार के माध्यम से, स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य योजनाओं के माध्यम से, स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, ऐसे किसान निधि के माध्यम से हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट खड़े करने का काम किया है। वही 70 वर्षों तक कैसे लूटने का काम किया गया था, आज वही परिणाम भी देश के सपना सामने आ रहा है। मैं विकास जी को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज देश का भरोसा, देश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री पर। निश्चित रूप से ये यात्रा में जाने का काम करेंगे। यात्रा में जनता ही चीज का जवाब देगी कि कैसे देश की जनता को आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक डेवलपमेंट खड़ा करके दिया है, एक बदलाव खड़ा करके दिया है, आज उसका जवाब स्वयं जनता देगी। जी ठीक है मनोज जी, जल्दी से फिर उसके बाद विकास जी के पास आते हैं। बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। अरे हर दिन टीवी चैनल पे बैठ के तोड़ने वाली बात करने वाले आज योजनाएं गिना रहे हैं। गजब बात है। यही तो विपक्ष चाहता है कि आप योजनाएं गिनाओ, या योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन आपका किस लेवल पे हुआ ये गिनाओ। रोजगार आज जो आपने 2 करोड़ हर साल देने की बात कही थी, 8 साल में 16 करोड़ हो गए होंगे। उनका डाटा प्रोवाइड करो, श्वेत पत्र जारी करो। यही तो हम चाह रहे थे, यही तो आपसे हम बार बार पूछ रहे थे। तब आप तो तोड़ो की बात करते थे, आप कपड़ों से पहचानते थे, आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते थे, आप यादव और पटेल की लड़ाई कराते थे, आप दलित और पिछड़ों की लड़ाई कराते थे। यही तो आपने किया। और आज जब कोई व्यक्ति निकला है, जब कोई सवाल पूछने, जनता से संवाद करने के लिए, तो आप योजना पे आ गए। वैसे असर तो अभी से होने लगा। मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं। मुझे लगा था कि हो सकता है इस घटना को बीजेपी बड़ा सीरियस न ले, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं और योजना गिना रहे हैं और मोदी जी को लगातार मोदी जी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे असर है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब विपक्ष सड़क पे उतरेगा तो निश्चित तौर पे सरकार हिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। और अभी परेशान मत होइए दीपक जी, 1.5 साल का समय है। ये यात्रा तो 5 महीने चलेगी। पूरे देश में यात्राएं चलेंगी, हर प्रदेश में यात्राएं चलेंगी। आपसे सवाल होगा, और मैं गोदी मीडिया को चैलेंज करके कह रहा हूं, उसकी जितनी हैसियत है, जितनी ताकत है गोदी मीडिया के पास, सारी ताकत लगा के देख ले। विपक्ष जनता के बीच संवाद करेगा। आप अपना नैरेटिव बनाओ, विपक्ष की पार्टियां अपना जो संवाद है, अपनी जो विचारधारा है, जो अपने मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में हम पहुंचेंगे। आपका झूठ तंत्र लोकतंत्र पे असर अब नहीं करने वाला। ये विपक्ष पूरी तरीके से जागरूक हो गया है और जनता के बीच में है। जी, राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में अभी शामिल हो जाएंगे?
नहीं, बात शामिल होने की, हर प्रदेश में अपने, हम समाजवादी पार्टी की भी पद यात्रा पूर्वांचल में चल रही है जी। हमारे लीडर्स जनता के बीच में जा रहे हैं। वो 10-15 दिन पहले से शुरू हो गई थी यात्रा, आपने भी खबर चलाई थी, आपके भी चैनल पे सारी चीजें आई थी। तो ये जनता से संवाद जो है वो संवाद पे बात होगी। योगी जी ने, मोदी जी ने क्या किया है जनता के लिए? देखिए, हम लोग वो ठेलुआ राजनीति नहीं करते हैं, बहुत आसान शब्दों में कह रहे हैं, चुनाव से पहले राशन, घी, तेल, नमक सब अचार तक दे दिए, चुनाव हो गया तो क्या कहा, हाय अल्लाह मैं तो मर गया, अब तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। झूठापन, मकारपन, इस तरह के छल प्रपंच वाला जो पन है ये विपक्ष को नहीं आता। इसके मास्टरमाइंड आप ही लोग हो। जनता को सुनहरे सपने दिखाते हो, बात को जनता को लाके जमीन पे पटक देते हो। संवाद इस बात का होगा। ठीक है विकास जी देखिए, उत्तर प्रदेश सर एक बहुत बड़ा राज्य है और बिना उत्तर प्रदेश के कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। तो उत्तर प्रदेश के लिए राहुल गांधी जी का क्या प्लान है और ये यात्रा जो है भारत जोड़ो, क्या उत्तर प्रदेश को भी साथ में जोड़ पाएगी, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जोड़ पाएगी और उसको 2024 में किस तरह से लाभ मिलेगा? विकास जी। देखिए, मुद्दा परक राजनीति और विकास परक राजनीति किसी प्रदेश की सीमाओं में नहीं बंधी होती है जी। जो सच्चाई है, इस देश में 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जो हमारी जो सिलेंडर की योजना थी, राजीव गांधी सिलेंडर योजना, उसको उन्होंने उज्ज्वला योजना का नाम तो दे दिया, रिपैकेजिंग करके जब उन्होंने बांटने की बात किया, बड़े बड़े दावे किए, पर जो सरकारी आंकड़ों में जो सच्चाई सामने आती है, जो 4 करोड़ 13 लाख कनेक्शन धारियों ने एक बार भी गैस नहीं लिया और 7 करोड़ 67 लाख लोगों ने, कनेक्शन धारियों ने एक बार केवल गैस लिया। तो सरकार की सच्चाई तो ये भी सामने आती है। और सबसे बड़ा बात था जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कृषि विशेषज्ञों की समिति होगी जो 2 महीने के अंदर किसानों की एमएसपी को लेकर जो धुंध छाई हुई है उसको क्लियर करेगी। 378 दिन तक किसान धरने पे बैठे रहे। 500-700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई है। इसको हम हत्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने जानबूझ के जाड़ा, गर्मी, बरसात उनके ऊपर सारे कहर ढाए, पर उन्होंने इस 2 माह में जो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी उसको करने के बजाय आक्रमणीय मोदी सरकार ने 29 सदस्यीय एक नई कमेटी का गठन किया है, जिसमें एक भी किसान हित से जुड़े व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। सरकार का ये दोहरा चरित्र मापदंड जो है, ये उत्तर प्रदेश में भी किसान है, उत्तर प्रदेश में भी सिलेंडर की किल्लत है। अगर 1000 रुपए का सिलेंडर क्या आसाम या उड़ीसा में मिल रहा है, क्या वो वहां सस्ता मिल रहा है जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत फ्री में मिल रहा है? क्या हर जगह मुद्दे एक है। और उत्तर प्रदेश के बगैर तो देश की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जनमानस तो राहुल गांधी का खून का रिश्ता है और उत्तर प्रदेश स्वयं इस यात्रा में बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस सबसे ज्यादा दर्द सहा है। कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है, उत्तर प्रदेश कमजोर हुआ है और आज सबसे ज्यादा ठगा महसूस कर रहा है कोई तो उत्तर प्रदेश। ठीक है दिलीप जी, देखिए 2024 की तैयारियां तो शुरू हो गई है, सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन सर सबसे बड़ा एक कहा जाए कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि 2024 में आखिर अगर विपक्ष यूनाइट होता है तो आखिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रही हैं, जैसा कि आपने देखा मीटिंग भी हो रही है, कई नेताओं से मुलाकात भी लगातार चल रही है, 2024 के लिए किस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दिलीप जी? देखिए 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दावेदारियां बहुत हैं जी। अगर आप बिहार से कह लें तो नीतीश कुमार जी हैं, राहुल गांधी जी अपने आप को भी भविष्य में प्रधानमंत्री के पद पे ही देखते हैं, प्रियंका जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पे ही देखती हैं, केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की शक्ल बदल जाएगी, उधर ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। तो सपने बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन किसका चेहरा कौन प्रोजेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि जो विपक्ष का समीकरण है वो आपस में किस तरीके से बैठेगा। ये जो पदयात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू करी है, यूं तो अगर आप
सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ा डिसीजन ये है कि इतनी बड़ी यात्रा ये करने जा रहे हैं। अदरवाइज धरना प्रदर्शन, मौन व्रत, यात्रा निकालना ये राजनीति की प्रक्रिया है और प्रक्रिया में जनता से संवाद करना ये राजनीति का धर्म है, राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि वो जनता के बीच में जाए। एक्चुअल में राजनीति यही होती है। सामाजिकता का अगला स्टेप ही राजनीति कहलाती है और सामाजिकता तभी स्थापित हो सकती है जब आप जनता से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। तो ये जो राहुल गांधी जी का इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव जनता के बीच जाकर के उन्हें सीखने का भी मौका देगा, उन्हें जोड़ने का भी मौका देगा और विपक्ष को एक ताकत जरूर देगा। ताकत इसलिए देगा कि अगर आप आज भी केंद्र स्तर पर अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है जो सत्ता को टक्कर दे सकती है, वो है कांग्रेस। दूसरी कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है, बिहार में कोई मजबूत हो सकता है, बंगाल में कोई मजबूत हो सकता है, लेकिन ये अभी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव को लड़ने के लिए मजबूत अकेले नहीं है। हाँ, अगर ये अपनी अपने क्षेत्रीय ताकतों को लेकर के राहुल गांधी जी से हाथ मिला लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाए। और देखिए, जो मार्च का इतिहास है, मार्च के इतिहास से परिवर्तन आया है। सबसे पहला मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, जब नमक के कानून के खिलाफ निकाला था और उसने देश में एक बड़ा परिवर्तन लिया था। तो हो सकता है कि ये जो मार्च निकलने जा रहा है, अब इसमें डिपेंड ये करता है कि राहुल गांधी जी की ग्रेविटी कितनी है इस मार्च को लेकर के। वो कितना सड़कों पे निकल के 3500 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेंगे, 12 राज्यों को छू लेंगे, या वो वाकई में जनता के बीच जाकर के संवाद करेंगे और वो संवाद उनको कितना वोटों में परिवर्तित होकर के आगे मिलेगा। देखिए दिलीप जी, लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो ये इस बात पर जोर देते आ रहे हैं राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर, खासकर परिवारवाद को लेकर। ये देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि ये नुकसान करता है जिस तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी होती है परिवारवाद को लेकर। तो क्या इस बार कुछ अलग देखने को मिल सकता है? परिवारवाद की बात देखिए, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। क्या राजनाथ सिंह और उनके दोनों सुपुत्र राजनीति में नहीं है? लखनऊ में ही दोनों सक्रिय हैं, एक विधायक और एक राजनाथ सिंह के बिहार पर सक्रिय हैं। ऐसे और भी परिवार हैं। तो अगर राहुल जी और सोनिया जी और उनकी बेटी अगर राजनीति में सक्रिय हैं तो इसमें क्या बुराई है? इसको परिवारवाद के नाते, और ये जो पद यात्रा है, इस पद यात्रा का परिवारवाद से कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मुश्किल यहां पर जरूर खड़ी होगी कि जो काम राहुल गांधी आज करने जा रहे हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर एजेंडा है कि उनका एक एक विधायक, एक एक सांसद गांव में जाकर के चौपाल लगाता है, गांव में रुकता है, गांव के लोगों से संवाद स्थापित करता है और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को जान करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उसके साथ साथ जो आरएसएस उनकी टीम है, वहां के लोग वहां पर शाखाएं लगाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को आगे पहुंचाते हैं। तो ये जो 1-to-1 का संवाद कांग्रेस आज स्थापित करने जा रही है, ये काम भारतीय जनता पार्टी रेगुलर वे में करती है। तो ये चुनौती है राहुल गांधी के लिए, चुनौती बहुत बड़ी है कि वो जनता के बीच जा करके, मिल करके जनता कितना उनको एक्सेप्ट कर पाएगी और कितना वो जनता का माइंड कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, सवाल दीपक जी से है। दीपक जी, ये बताइए कि देखिए राहुल गांधी जी जो है यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों इसको परिवार बचाओ यात्रा या ये इस तरह के शब्द क्यों इसको यूज कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ परिवार बचाओ यात्रा ही है क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है और महंगाई के मुद्दे पर, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देश में महंगाई है, ये तो आप भी मानते हैं, आपके नेता भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन किसान पर और महंगाई के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है आपकी पार्टी के लिए। देखिए मैंने कहा ना संजू जी, जिस तरीके से यात्रा निकल रही है, किस तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किस तरीके से कांग्रेस करती है, इसमें छुपा हुआ नहीं है। आज कैसे अगर जब परिवारवाद की बात आती है तो कोई अगर अध्यक्ष बनेगा या शीर्ष नेतृत्व पर जाएगा तो परिवार का ही क्यों बनेगा? अगर आज देश पे अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद के लिए किसी चीज को करती है तो राहुल गांधी क्यों होंगे? आम कार्यकर्ता क्यों नहीं होगा? तो जिस तरीके से परिवारवाद की यात्रा निकलने का काम किया गया तो निश्चित रूप से यह परिवारवाद की परिकल्पना। लेकिन सर जिसके लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, शांतनु जी कह रहा हूँ, मैं मेरी बात पूरी करेंगे संतनु जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, जब ये यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा में जनता से जब संवाद होगा, जनता उस चीज का जवाब तो खुद ही देने वाली है इनको कि किस तरीके से जो 70 वर्षों तक लूटने का काम किया गया था और आज जब 8 वर्षों में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बदलने का काम किया है, उस बात का जवाब तो जनता इनको स्वयं दे रही है। और किस तरीके से लगातार 2014 से जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, तो उस चीज का तो जवाब जनता इनको स्वयं यात्रा में देने वाली है। तो यह परिणाम तो सामने निकल के क्या है।
ठीक है, मनोज जी जवाब देना चाह रहा हूँ। जी मनोज जी। देखिए, ये लोग बार बार परिवार परिवार की बात करते हैं, तो इनका एक मैंने जवाब निकाला, तोड़ है। जिनको जिनको परिवार से दिक्कत है, ईश्वर उनको परिवार से वंचित रखे। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। देखिए परिवारवाद से जिस तरह से उन्होंने कहा दीपक जी ने कि परिवारवाद का मतलब ये है कि पार्टी का जो शीर्ष स्तर है, जो शीर्ष पद है, उस पर एक ही परिवार का कब्जा रहता है। ये नहीं होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो कि छत पे चढ़ के अगर अपराध कर दो तो अपराध नहीं है? है, अपराध है। और अगर जमीन पे और सुरंग में जाके अपराध कर दो तो अपराध नहीं है। ये नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। हम डिबेट मुद्दों पे करना चाहते हैं जी। और मैं इसलिए बड़ा मतलब ये कटु शब्द है, इसको श्राप रूपी शब्द अगर कहा जाए, मैंने जो कहा, जिनको परिवार से दिक्कत है। और एक चीज और बता दूं शांतनु जी, सब परिवार का हिस्सा है। मैं भी एक परिवार का हूँ, आप भी एक परिवार के हो, राजनीतिक विश्लेषक भी किसी परिवार के, इनका भी कोई भाई है, कोई बहन है, माँ बाप है, मौसा मौसी, दादा बाबा, सब परिवार में ही बंधा हुआ। हिंदुस्तान की पहचान ही परिवार है। लेकिन अब उसको अगर आप रोज पिंचिंग करोगे तो मनोज जैसा व्यक्ति कोई होगा जो आपको निश्चित तौर पे ये दुआ देके जाएगा कि जिन जिन को परिवार से दिक्कत है, ईश्वर उनको परिवार से वंचित रखे। ऐसी मैं ईश्वर से हाथ जोड़ के कामना करता हूं। और अगर मुझे प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो मैं प्रसाद और फूलमाला भी ईश्वर को अर्पित करूंगा, चूंकि ये डिबेट खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर परिवार पे डिबेट करने से देश का भला हो जाए तो मैं बीजेपी के साथ 24 घंटे डिबेट करने को तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं होता, किन मुद्दों पे हमारा देश महाशक्तिशाली बनेगा, उस पे अगर डिबेट होगी। मोदी जी ने बहुत भाषण दिया, 14 में कहा महंगाई का मां नहीं छूना चाहती है सरकार। अरे अब महंगाई का छूना तो देखो, आप देखना नहीं पसंद कर रहे हो, और महंगाई कहां चल रही है आप उस पर बोलना नहीं पसंद कर रहे हो। वही तो महंगाई है, वही तो सारी चीजें हैं, वही पेट्रोल, वही डीजल। एक प्रधानमंत्री साहब थे, उन पे आप इतनी टिप्पणी करते थे। आज 8 साल हो गए, देश के प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी पत्रकार से उसके तीखे सवालों का वो हमला सह पाए, जवाब दे पाए? बताइए दीपक जी, मुद्दों पर आखिर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? के हर मुद्दों पर शायद मुझे लगता है हमारे मनोज जी भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम सुनते होंगे, वो सुनाते हैं, जनता के सवाल सुनाते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं तो हीरो हीरोइंस को देते हैं, अरे भैया फिल्मी एक्टर्स को देते हैं, डायरेक्टर को देते हैं, गीतकार को देते हैं, संगीतकार को इंटरव्यू देते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि आम चूस के खाने में आनंददायक लगता है कि काट के खाने में आनंददायक लगता है। आप पॉकेट में पैसा रखते हो कि नहीं रखते हो? तीखा सवाल ये नहीं है दीपक जी, सवाल की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम हो रहा है। अरे आप अच्छे तो वही बताओ, समझ में नहीं आ रहा। गाए बगाए कुछ न कुछ टीवी डिबेट में अपने भाषणों में बताया करते हैं, लेकिन मोदी जी के पास तो वो अल्फाज भी नहीं, वो शब्द भी नहीं, वो एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज होनी चाहिए, वो भी नहीं। और तो बने चले विश्व गुरु बन गए, और जब विदेश में खुद जाते हैं तो इंडियन मीडिया को अंदर एंट्री तक नहीं दिला पाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड, आप बाहर ही रह गए, अंदर एंट्री ही नहीं मिली, तो काहे के विश्व गुरु? यही जवाब दे दो आप। कम से कम आप विश्व गुरु बना रहे थे तो इंडियन जो मीडिया जाता है जब प्रधानमंत्री जी के साथ, तो कम से कम वहां कवर अप के लिए उनका कैमरा तो पहुंच जाए, वो भी नहीं पहुंचा पाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं सामने, निश्चित तौर पे क्यों नहीं पहुंची थी? क्योंकि सवाल वहां भी पूछे जाते, प्रधानमंत्री जी से पूछे जाते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना है नहीं, जवाब देना तो है नहीं, तो फिर ओ माय गॉड ही तो बोला जाएगा। इस तरीके से भ्रमित मत करिए। कोई पद यात्रा निकालेगा, कोई साइकिल यात्रा निकालेगा, कोई मीटिंग करेगा, और आपका वो नैरेटिव खत्म हो जाएगा। आपको जवाबदेही आपकी तय है, जो जनता ने तय की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितनी भी चीजें हैं उस सब पे आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा। और अगर नहीं बनते हैं तो जनता एक्सपोज करके रख देगी, इसमें भी दो राय नहीं है। बहुत दिन तक लोकसभा में ऐसे ऐसे कर लिया, अब वो समय नहीं आएगा दोबारा। आपका हनीमून पीरियड खत्म होने की कगार पे है। 1.5 साल चाहे एंजॉय कर लो, चाहे देश को भ्रमित कर लो, या तो अब जो जवाबदेही जनता ने तय की है उसके सवाल और जवाब करो। ठीक है मनोज जी। दिलीप जी आपके पास आता हूँ। देखिए ये जो यात्रा है राहुल गांधी जी की, ये अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका जो राजनीतिक जीवन है
उसका एक सबसे बड़ा एक यात्रा इसको कहेंगे या फिर पॉलिटिकल जो उनका जो कदम है ये कहा जाए कि सबसे बड़ा है, ये राहुल गांधी के राजनीति में या कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से कहा जाए कि एक तरह से प्रभावी सिद्ध होगा आपकी नज़र में? करियर राजीव गांधी जी का नहीं खत्म है, पूरे कांग्रेस का धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कांग्रेस और राहुल गांधी एक ही मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। और ये रिवाइवल के लिए जो नई स्ट्रेटजी बनाई गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि ये राहुल गांधी जी का अकेला डिसीजन नहीं है, पूरी पार्टी का डिसीजन है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो भी लोग बैठे होंगे, शिविर मंथन हुआ, वहां पर इन लोगों ने ये डिसीजन लिया। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पार्टी को बढ़त मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर यही खड़ा होगा कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा से कितने नए लोगों से मुलाकात करेंगे। मैंने कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पद यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं, जहां वो पहुंच रहे हैं वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ही स्वागत कर रहे हैं और वही उनको अटेंड करके आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, तो इस यात्रा से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये यात्रा सिवाय एक बहस का मुद्दा बन के, एक राजनीतिक स्टंट बन के और एक पेपरों में और मीडिया में आने का माध्यम बनने से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होने वाला है। अगर आप नए लोगों से संवाद स्थापित कर पाते हैं, नए लोग आपकी यात्रा में आ जाते हैं, या वाकई में इतनी बड़ी यात्रा में आप इस देश की भौगोलिक स्थिति को समझ करके जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको समझ जाते हैं और उसके हिसाब से आप वहां पर कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस सीट पर किस तरह का जो कैंडिडेट होगा वो प्रभावी साबित होगा, वैसा कैंडिडेट आपके पास है कि नहीं है, और वहां की जो जन समुदाय है उसको आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्ट्रेटजी लेकर के, यानी कि आंख, नाक, कान, दिमाग सब कुछ खोल करके आप ये यात्रा कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी पग पग पे बनती जा रही है, तब तो इस यात्रा का लाभ 2024 के चुनाव में कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। अदरवाइज काम तो सर एक मजबूत संगठन का है। हाँ, ये मजबूत संगठन का है। मैं कहता हूं कि पदयात्रा देखिए, कोई ना कोई लीडर चीज को लीड करता है। इंजन एक ही होता है, लेकिन जो बोझा ढोने का काम है वो डिब्बे ही करते हैं। इंजन अगर राहुल गांधी को मान लिया जाए तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है, इन स्ट्रेटजी पे जो आंखें रखने की बात है, वो इनकी जो टीम है, जो इनके साथ इनके रणनीतिकार चलेंगे, वो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, कौन व्यक्ति वहां पर प्रभावी है, वो चाहे जातिवाद को लेकर के कह लीजिए, चाहे और बातों को लेकर कह लीजिए। अगर ये रणनीति ये साथ में बनाते चले जा रहे हैं, तब तो इस यात्रा का लाभ 2024 में निश्चित मिलेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे परेशानी नहीं होती तो इस तरह की बयानबाजियां नहीं आती, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल यात्रा है। एक आखिरी कमेंट जो है विकास जी से चाहूंगा। विकास जी, बहुत संक्षेप में क्योंकि वक्त की कमी है। देखिए, मैंने ये सुना है कि वहां पर किसी होटल में राहुल गांधी जो है वो ठहरने वाले नहीं है इस यात्रा के दौरान। वो जो है लोगों से निश्चित तौर पर मिलेंगे, और इसका कितना फायदा मिलने वाला है जमीनी तौर पर, और क्या जो आपके जो तमाम जो पार्टी के जो नेता है, जो कि कलह कहीं ना कहीं चल रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो क्या अब दूर हो गई है? क्योंकि ये सबसे बड़ी जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, एक तो चले गए हैं, बाकी जो है वो उनको मनाने का काम शायद चल रहा होगा पार्टी के अंदर। विकास जी, देखिए, मैंने कहा था ना कि मैंने चैलेंज किया था कि 25 किलोमीटर पैदल चलना आसान काम नहीं है जी। और कांग्रेस पार्टी ही समेत पूरे देश के ऊपर जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया है कि देश की आम जनमानस को बोलने नहीं देना है, कांग्रेस के नेताओं को संसद से लेकर के सड़कों तक में आपने देखा किसी भी तरीके से जनता के मुद्दे को उठाने नहीं देना है। और ऐसे में जो संघर्ष है 25 किलोमीटर पैदल चलने का, उसके लिए मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर तरीके का मौसम है इस भारतवर्ष में। अगर आज यहाँ गर्मी है तो कहीं ठंड भी बहुत तगड़ी होगी और कहीं उमस भी होगी। ऐसे में जिसको संघर्ष करना है वही कांग्रेस पार्टी में रहेगा, और कोई उठापटक नहीं है, कोई कलह नहीं है। जिसको संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है वो मोदी के साथ मिल जाता है। और रहा सवाल परिवार की बात, इस देश में एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दो ही परिवार है। देश की एकता अखंडता के लिए शहीद होने वाला गांधी परिवार और महात्मा गांधी की हत्या से लेकर देश में नफरत विकटन विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त की कमी है। आप सभी का, दीपक जी, विकास जी, मनोज जी, दिलीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलता है। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।